नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी एग्जाम है शिक्षक भर्ती के लिए, उन सब के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे विशिष्ट जो बालक होते हैं। विशिष्ट बालक में एक बालक का प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक का जो आरंभ होता है, इस टॉपिक का जो नाम है वो है विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक के जो अंतर्गत बालक आता है उसका नाम है प्रतिभाशाली बालक। तो देखिएगा, सबसे पहले जो विशिष्ट बालक होते हैं, ये विशिष्ट बालक होते क्या है, और विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक। देखिएगा, आपने कई बार नाम सुना होगा सामान्य बालक। सामान्य बालक होते कौन है, और इन बालकों का निर्धारण किसके आधार पर होता है कि विशिष्ट बालक कौन है, प्रतिभाशाली बालक कौन है, मंद बुद्धि के बालक कौन है, पिछड़े बालक कौन है। इनके अलग अलग क्राइटेरियाज है, यानी अलग अलग दृष्टि से इनको अलग अलग बालकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, देखिएगा, एक होता है सामान्य बालक। सामान्य बालक कौन कहलाता है? सामान्य बालक वो है जो सब दृष्टि से सामान्य है, सब दृष्टि से सामान्य है। अब सामान्य के हम ऊपर चले जाए, ये मान लीजिए कोई भी एक बालक है जो सामान्य एवरेज है, एवरेज से हम ऊपर चले जाए और एवरेज से हम नीचे चले जाए, एवरेज से नीचे जितने भी बालक है और एवरेज से ऊपर भी जितने भी बालक है, उन सब बालकों को हम असामान्य बालक या विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक या असामान्य बालक कहते हैं। इतना सा याद रखिएगा, जो बालक सामान्य नहीं है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। वो सामान्य से उच्च भी हो सकता है और सामान्य से निम्न भी हो सकता है। मान लीजिए सामान्य बालकों की जो बुद्धि होती है वो 90 से 110 के मध्य होती है, 90 से 110 के मध्य होती है सामान्य बालकों की आईक्यू जो होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है। अब यदि किसी की 111 है वो भी विशिष्ट बालक है, और किसी की मान लो 89 है वो भी विशिष्ट बालक है। यानी जो बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आता है उस बालक को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिएगा, विशिष्ट बालकों के भी अनेक प्रकार के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो विशिष्ट बालकों के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, विशिष्ट बालकों के प्रकार, हम हेडिंग डालते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार, वह बालक जो किसी विशिष्ट कारण से सामान्य बालक से जब अलग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालक की हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह बालक जो किसी विशिष्ट कारण से, किसी विशिष्ट कारण से, कारण कोई भी हो सकता है। जैसे देखिएगा, यदि कोई बालक विकलांग है तो भी वो सामान्य बालक नहीं है। यदि कोई बालक बोल नहीं सकता वो भी सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि किसी विशिष्ट कारण से सामान्य बालकों से जो अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो विशिष्ट बालक कहते हैं किसे, वह बालक जो किसी विशिष्ट कारण से, किसी विशेष प्रकार से जो सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आता है, उस बालकों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे देखिएगा, विशिष्ट बालकों के भी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार है। जैसे देखिएगा, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के दो प्रकार होते हैं। किसकी दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि से हम विभाजित करना चाहे तो बालकों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यानी जो बुद्धि की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के दो प्रकार होते हैं। नंबर जो एक प्रकार होता है उसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। लेकिन ये किस दृष्टि से विशिष्ट है, बुद्धि की दृष्टि से, क्योंकि ये बुद्धि, इनकी इतनी बुद्धि हाई होती है, यानी इतनी बुद्धि उच्च होती है कि ये सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं, और जो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं वो विशिष्ट बालक है। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, कई तो ऐसे भी है प्रतिभाशाली बालक जो अभी तक सो रहे हैं, वो उठ जाओ, जल्दी से इस क्लास में आप लाइव के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो बालक सामान्य नहीं होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। तो सामान्य कौन नहीं होता, जो सामान्य से जिनकी निम्न बुद्धि होती है, यानी जो सामान्य से नीचे होते हैं वो भी विशिष्ट है, और जो सामान्य से ऊपर होते हैं वो भी विशिष्ट है। तो दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मंद बुद्धि के बालक। मंद बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक।
एक तो होते हैं प्रतिभाशाली बालक और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मंद बुद्धि के बालक। ये जो दो प्रकार के बालक हैं ये विशिष्ट बालक है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि ये विशिष्ट बालक किसकी दृष्टि से है, तो ये याद रखिएगा बौद्धिक दृष्टि से है। दूसरा हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से, यानी शिक्षा की दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से कई बालक ऐसे होते हैं जो सीखने में सामान्य होते हैं, वो तो हो गए सामान्य बालक, और सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होते। कई बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य से बहुत उच्च गति से सीख लेते हैं, और कई बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य से नीचे की ओर होते हैं, वो सामान्य के साथ में सीख भी नहीं सकते। तो ये दोनों बालक जो है वो विशिष्ट होंगे। एक तो तीव्र गति से सीखने वाले, तो इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं। नंबर एक, तीव्र गति से सीखने वाले, सीखने वाले बालक, तीव्र गति से सीखने वाले बालक। और जो नंबर दो हो जाते हैं उनका नाम है मंद गति से सीखने वाले बालक, मंद गति से सीखने वाले बालक, सीखने वाले बालक। एक तो जो उच्च गति से सीखते हैं और एक निम्न गति से सीखते हैं, इन दोनों के जो बीच में होते हैं वो तो होते हैं शारीरिक। और देखिएगा नंबर जो 3 है वो है समस्यात्मक बालक। देखिएगा जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये समस्यात्मक दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। नंबर जो तीसरा है वो है समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो नहीं होते हैं, याद रखिएगा, जो हमेशा समस्या क्रिएट करते हैं। देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है, कक्षा में हम कई बार कहते हैं ना ये समस्यात्मक बालक है, तो समस्यात्मक बालक उस बालक को नहीं कहते हैं जो समस्या क्रिएट करता है। समस्यात्मक बालक उसको कहते हैं जो खुद समस्याओं से ग्रसित होता है, उस बालक को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। एक तो इसके पास में जो समस्या होती है या तो समायोजन संबंधी समस्या होती है या संवेगात्मक संबंधी समस्यात्मक होती है। एक तो संवेगात्मक दृष्टि से समस्यात्मक बालक, संवेगात्मक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से समस्यात्मक बालक, किसकी दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से समस्यात्मक बालक होता है। और जो नंबर 2 होता है वो समायोजन की दृष्टि से, समायोजन की दृष्टि से समस्यात्मक बालक, समायोजन की दृष्टि से समस्यात्मक बालक। एक तो होता है संवेगात्मक दृष्टि से, और जो दूसरा बालक जो होता है वो किसकी दृष्टि से, याद रखिएगा, समायोजन की दृष्टि से। अब देखिएगा ये तो हो गए 3 प्रकार। नंबर 1 प्रकार में जो नंबर 1 है, याद रखिएगा, ये प्रकार में जो नंबर 1 है वो क्या है, बौद्धिक दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि से 2 प्रकार के बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि के बालक। नंबर जो 2 है वो है शैक्षिक दृष्टि से, ये भी 2 प्रकार के, तीव्र गति से सीखने वाले बालक, और नंबर जो 2 है वो है मंद गति से सीखने वाले बालक। नंबर जो 3 है वो है समस्यात्मक बालक, और समस्यात्मक बालक वो कहलाते हैं जो समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नंबर 1 वो संवेगात्मक संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी इमोशन की दृष्टि से वो ग्रसित होते हैं। और जो नंबर 2 होते हैं वो होते हैं संवेगात्मक दृष्टि से समस्यात्मक बालक। इनमें बालकों का प्रकार नंबर 4 होता है, वो होता है शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होते हैं, वो कौन कौन से बालक होते हैं। तो देखिएगा नंबर जो 4 बालक है वो है शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि के आधार पर, या शारीरिक दृष्टि से जो समस्यात्मक विशिष्ट बालक होते हैं, वो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, यानी वह बालक जो शरीर की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिसमें इसमें देखिएगा एक तो होते हैं बहरे बालक, नंबर 1 जो बहरे बालक होते हैं, जैसे बहरे बालक, बहरे बालक नंबर 1 हो गया बहरे बालक। नंबर 2 हो गया कम सुनने वाले बालक, एक तो बहरे बालक और एक कम सुनने वाले बालक, कम सुनने वाले बालक। और नंबर जो 3 होते हैं वो होते हैं दृष्टि बाधित बालक, जिनको देखने में समस्या होती है, दृष्टि बाधित बालक। कौन से बालक, दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं। एक होते हैं वाणी दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त बालक। और नंबर 4 विकलांग बालक, विकलांग बालक,
विकलांग बालक। देखिएगा, एक तो वो होते हैं जो देख नहीं पाते, एक सुन नहीं पाते, है ना, वहां बोल नहीं पाते, कम सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और जो नंबर 2 होते हैं, एक होते हैं अंधे बालक, जो बिल्कुल अंधे होते हैं, अंधे बालक, ब्लाइंड बालक, अंधे बालक। एक तो वो होते हैं जिनको देखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उनको दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। एक जो बिल्कुल देख नहीं पाते वो अंधे बालक हो कहलाते हैं। एक जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बहरे बालक, देखिएगा, कम सुनने वाले बालक। एक होता है वाणी में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। और एक जो होते हैं वो होते हैं विकलांग बालक। तो ये जो बालकों के प्रकार है, ये किसकी दृष्टि से? शारीरिक दृष्टि से। यानी हम यूं कह सकते हैं, किसी भी दृष्टि के आधार पर जब बालक सामान्य बालक से भिन्न होता हो तो वो उच्च दृष्टि से भी हो सकता है, वो निम्न दृष्टि से भी हो सकता है। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। तो दोस्तों, विशिष्ट बालकों के जो एक बार फिर देखिएगा जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार में हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो विशिष्ट बालक होते हैं, वो विशिष्ट बालक हम कहते हैं किसको है? विशिष्ट बालक की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा क्या होती है? किसी भी दृष्टि से जब बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आता हो, किसी भी दृष्टि से, किसी भी कारण से या किसी विशिष्ट कारण से जब वो बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में किसी भी दृष्टि से, दृष्टि क्या हो सकती है? शारीरिक दृष्टि हो सकती है, बौद्धिक दृष्टि हो सकती है, शैक्षिक दृष्टि हो सकती है, समस्यात्मक दृष्टि हो सकती है। इन दृष्टि के आधार पर वो सामान्य श्रेणी में नहीं आता हो तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों के जो प्रकार है, एक बौद्धिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि के आधार पर बालक, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, और जो नंबर 2 होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। शैक्षिक दृष्टि के आधार पर 2 प्रकार के बालक, तीव्र गति से सीखने वाले बालक और मंद गति से सीखने वाले बालक। संवेगात्मक दृष्टि से 2 प्रकार के बालक, संवेगात्मक दृष्टि से समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो खुद समस्याओं से ग्रसित होते हैं, वो समस्या क्रिएट नहीं करते हैं, खुद समस्या से क्रिएट होते हैं। और जो नंबर 4 होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, दृष्टि बाधित बालक, वाणी दोष से युक्त बालक, विकलांग बालक और अंधे बालक। ये जो 6 प्रकार होते हैं वो किसकी दृष्टि से होते हैं? शारीरिक दृष्टि से होते हैं। अब दोस्तों, हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड की, यानी हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक, रीट में 100% मान लो 1% तो बालकों का पूछा ही जाएगा। प्रतिभाशाली बालक, रीट में 1% बालकों का 100% पूछा जाएगा। और जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो गहनता के साथ कर रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन आपको समझाई जाएगी, ये याद रखिएगा। तो देखिएगा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक है, लेकिन किस दृष्टि से? तो हमने ये पढ़ा बौद्धिक दृष्टि से या बुद्धिक दृष्टि से। सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक कहते हैं किसे, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। देखिएगा, सबसे पहले परिभाषाओं में हम बात करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर। जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने प्रतिभाशाली बालकों की अलग परिभाषा दी है, प्रतिभाशाली बालकों के अलग प्रकार बताए हैं। और इसके साथ में हैरीमैन, यानी एक है B.F. स्किनर और इनके साथ में जो है वो है हैरीमैन। B.F. स्किनर और हैरीमैन, इनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक कौन? B.F. स्किनर और हैरीमैन। ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों, प्रतिभाशाली बालक का प्रयोग, प्रतिभाशाली बालक का प्रयोग या प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग कह सकते हैं। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है, बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो सबसे अधिक क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। उन बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं।
तो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, यह परिभाषा किसकी है? बीएफ स्किनर और हैरीमैन की है। हैरीमैन ने उन्होंने कहा प्रतिभाशाली बालक का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यह याद रखिएगा, यदि यह परिभाषा आपसे पूछे तो यह परिभाषा किसकी है? तो याद रखिएगा यह परिभाषा है बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर ने यह परिभाषा दी है प्रतिभाशाली बालकों की, कि प्रतिभाशाली बालक कौन? प्रतिभाशाली वह बालक, लगभग इनके अनुसार एक ही प्रकार के बालक होते हैं। अब देखिएगा परिभाषा नंबर 2, वो परिभाषा टर्मन की। टर्मन के अनुसार, टर्मन के अनुसार, टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि वह बालक जिनकी आईक्यू, देखिएगा, वह बालक जिनकी आईक्यू 140 से अधिक होती हो, उन बालकों को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो, 140 से अधिक हो, वे बालक क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा है, याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार तीसरी परिभाषा, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या कहा है? इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये परिभाषा है, याद रखिएगा, किसकी परिभाषा? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने? तो देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। इन्होंने बताया नंबर 1, वह बालक, नंबर 1 इन्होंने बताया कि जिनकी बुद्धि लब्धि या जिनकी आईक्यू कह सकते हैं, जिनकी आईक्यू 130 से अधिक हो, 130 से क्या हो? 130 से अधिक हो। और नंबर 1 में बताया, एक तो नंबर 1 विशेषता बताई, जिनकी जो आईक्यू है वो 130 से अधिक हो, और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, और जो असाधारण बुद्धि वाले हो, असाधारण बुद्धि वाले हो। नंबर 1 तो इन्होंने ये बताया। नंबर 2 इन्होंने क्या बताया? नंबर 2 ये बताया 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से नंबर 2 वह बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में 1 से अधिक विशेष योग्यता रखते हो। नंबर 2 में इन्होंने ये बताया वह बालक जो कला, गणित, संगीत आदि में 1 से अधिक विशिष्ट योग्यता रखते हो, विशिष्ट योग्यता रखते हो, तो उन बालकों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये पूरी की पूरी परिभाषा है, याद रखिएगा। ये पूरी की पूरी वो जो परिभाषा वो किसके अनुसार है? वो क्रो एंड क्रो के अनुसार है। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनकी आईक्यू 130 से अधिक हो और असाधारण बुद्धि वाले हो। दूसरे वह बालक जो कला, गणित, संगीत आदि में 1 से अधिक विशिष्ट जो योग्यता रखते हो, विशेष जो योग्यता रखते हो, उन बालकों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो की है। इन बालकों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक।
एक से अधिक विशिष्ट योग्यता रखते हो। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी दिनचर्या, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता याद रखिएगा। मानसिक योग्यता या मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इनके पास में चिंतन करने की शक्ति होती है, इनके पास में तर्क की शक्ति होती है, इनके पास में मनन की शक्ति होती है। इसी प्रकार से इनके पास में बहुत सारी विशेष योग्यताएं होती है। यानी इनकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो मानसिक प्रक्रिया बहुत उच्च लेवल की होती है। यानी ये सोचने समझने, किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। नंबर 3, दैनिक कार्यों की विविधता या दैनिक कार्यों में भिन्नता। दैनिक कार्यों में भिन्नता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, इसका अर्थ ये होता है जो सामान्य बालक होता है उस सामान्य बालक की दिनचर्या अलग होती है और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी दिनचर्या अलग होती है। कई ऐसे भी बालक होते हैं, देखिएगा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर करना चाहता हूं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी कई विशेषताएं सेम रहती है। जैसे इनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो मंद बुद्धि के बालक की भी नहीं होती है। कुछ विशेषताएं होती है जो एक दूसरे से मिलती है। प्रतिभाशाली बालक की वो विशेषताएं सकारात्मक होती है और मंद बुद्धि के बालक जो होता है उनकी वही सेम विशेषता नकारात्मक होती है। जैसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बालक है जो सुबह 9 बजे तक नहीं उठते हैं, यानी वो भी उनकी दिनचर्या क्या है, अलग है। तो इनकी जो सामान्य दैनिक कार्य होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिएगा, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, इनके पास में जो जनरल नॉलेज होता है, जो जनरल नॉलेज काफी हाई लेवल का होता है, यह विश्व का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यानी आज राजस्थान में क्या हुआ, आज भारत में क्या हो रहा है, आज विश्व में क्या हो रहा है, अपने आसपास के वातावरण का ये अच्छी तरीके से अवलोकन करते हैं। सामान्य अवेयरनेस पाई जाती है, हम यूं कह सकते हैं। अगला जो होता है वो अध्ययन में अद्वितीय सफलता। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, इसका मतलब ये होता है कि जब ये पढ़ाई करते हैं, ये जब स्टडी करते हैं तो इनको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है, इनके पास में बहुत उच्च बुद्धि होती है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं उच्च बुद्धि लब्धि। इनके पास में जो बुद्धि लब्धि होती है वो उच्च होती है, उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च बुद्धि लब्धि। तो इनको अध्ययन में क्या मिलेगी, अद्वितीय सफलता मिलती है। जो भी पढ़ते हैं वो इनको याद हो जाता है। अगला देखिएगा, अमूर्त विषयों में रुचि। अमूर्त विषयों में रुचि, अमूर्त विषयों में रुचि। अमूर्त विषय वो होते हैं कि जो ऐसी सोच होती है इनके पास में, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। लिख सकते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इन बालकों के पास में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ये अमूर्त चिंतन भी कर लेते हैं, यानी वहां पर ये चिंतन कर लेते हैं जहां पर चिंतन करना संभव नहीं होता है, वहां पर भी ये चिंतन कर लेते हैं। अगला देखिएगा, यह अपनी कक्षा के अलावा, अपनी कक्षा के अलावा आगे की कक्षा की पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अपना सिलेबस भी नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जो 8वीं में पढ़ते हैं, उनको अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। और कई ऐसे होते हैं जो 8वीं में पढ़ते हैं, 8वीं का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और उनके अंदर इच्छा होती है कि मैं 9th क्लास का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं भी पढ़ूं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। अब देखिएगा, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। इनके अलावा भी और भी है, जैसे देखिएगा, इनके अलावा और भी विशेषताएं होती है। जैसे देखिएगा, यह बालक
पढ़ने और लिखने में रुचि रखते हैं, पढ़ने और लिखने में रुचि रखते हैं, पढ़ने और लिखने में ये प्रतिभाशाली बालक क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। इसके अलावा जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इसके अलावा जो सामान्य बालक होते हैं उनके प्रति ये रुचि नहीं रखते हैं। मंद बुद्धि के बालक और सामान्य बालकों के प्रति, सामान्य बालकों के प्रति यह रुचि नहीं रखते हैं, ये रुचि नहीं रखते हैं। यानी ये अपनी जो मित्र मंडली जो रखते हैं वो प्रतिभाशाली बाल, इनके लेवल के जो होते हैं वो उन्हीं के साथ में अधिक से अधिक अंत्यक्रिया करते हैं, अधिक से अधिक अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हीं के प्रति ये अपने आप को सेफ जोन में महसूस करते हैं। इसके अलावा इन बालकों का हम यूं कह सकते हैं ये समस्या का समाधान शीघ्र कर लेते हैं, यह समस्या का समाधान, यह समस्या का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। यानी इनमें जो योग्यता होती है वो उच्च लेवल की योग्यता होती है, इसी कारण उच्च लेवल की इनकी मानसिक प्रक्रिया होती है, इसी कारण ये किसी भी समस्या का क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। और ये भी लिख सकते हैं इनमें अंतर्दृष्टि, इनमें अंतर्दृष्टि अधिक विकसित होती है, यानी सूझ, अंतर्दृष्टि अधिक विकसित होती है, अंतर्दृष्टि अधिक विकसित होती है। इन बालकों में जो अंतर्दृष्टि होती है वो अंतर्दृष्टि अधिक विकसित होती है। इसके अलावा इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास, इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। देखिएगा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये इनकी 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास में, इनका सर्वाधिक विकास तीव्र गति से या तीव्र गति से इनका विकास हो जाता है। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जन्म लेने के जो सामान्य बालकों की जो प्रक्रिया है ये सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, इसलिए क्योंकि जब इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं। और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी तुलना में ये जब जन्म लेते हैं प्रतिभाशाली बालक, जब प्रतिभाशाली बालक का जन्म होता है तो उसका हम यूं कह सकते हैं उसका जो वजन होता है वो वजन ज्यादा होता है, भारी होता है। तो देखिएगा ये बालक जल्दी बोलना व चलना सीख जाते हैं, ये बालक जल्दी बोलना व चलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलना व चलना सीख जाते हैं। इसके अलावा जन्म के समय इन बालकों का वजन ज्यादा होता है, सामान्य बालकों की तुलना में ज्यादा होता है। जन्म के समय औसत बालक का जो वजन होता है वो 3 केजी होता है, तो इनका 3 केजी 3.5 केजी के लगभग होता है। तो वो जो बालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यानी जो सामान्य बालक होते हैं उनकी तुलना में इनका जो वजन होता है वो वजन ज्यादा होता है। अब देखिएगा ये हो गई प्रतिभाशाली बालकों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की या प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा। देखिएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा, याद रखिएगा नंबर 1 ये शिक्षा पूछी जाती है। नंबर 1 पृथक विद्यालय की स्थापना। देखिएगा पृथक विद्यालय की स्थापना,
प्रश्न पूछा जाता है, सब बालकों के लिए पृथक पृथक विद्यालय की स्थापना नहीं की जाती है। पृथक विद्यालय की जो स्थापना की जाती है वो केवल दो ही प्रकार के बालकों के लिए की जाती है। ये एक तो मंद बुद्धि के बालक और एक प्रतिभाशाली बालक। ये दो ही प्रकार के ऐसे बालक होते हैं जिनके लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाती है। नंबर एक प्रतिभाशाली बालक, नंबर एक प्रतिभाशाली, और जो नंबर दो होता है वो होता है मंद बुद्धि का बालक। इन दो के लिए याद रखिएगा, इन दोनों के लिए यदि एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना कि ऐसा कौन सा बालक है, देखिएगा ऐसा कौन सा बालक है जिसके लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाती है, तो दो प्रकार के बालक, एक तो प्रतिभाशाली और एक मंद बुद्धि का बालक। नंबर जो दो है कक्षा में इनके बारे में यह भी कहा जाता है, इनकी जो कक्षा होती है, कक्षा में हम क्रमोन्नत भी कर सकते हैं। कक्षा में क्रमोन्नत, देखिएगा कक्षा में क्रमोन्नत, इसका मतलब यह होता है कि एक कक्षा छोड़कर, जैसे तीसरी क्लास में कोई बालक पढ़ रहा है वो प्रतिभाशाली है, तो उसका चौथी में एडमिशन ना करवा के पांचवी में एडमिशन, एक कक्षा छोड़ देते हैं और आगे की कक्षा में उसको डाल देते हैं। आगे बात समझ में, ये प्रतिभाशाली। एक और गजब की विशेषता जो अभी सेकंड ग्रेड में पूछी थी, तौरण उपागम। तौरण उपागम, देखिएगा तौरण का मतलब होता है जल्दी जल्दी, उपागम का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो उपाय होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियां होती है, तौरण उपागम, यानी इनको सीखने के लिए, देखिएगा इनको सिखाने के लिए जल्दी जल्दी प्रयास किए जाते हैं, इसे तौरण उपागम कहा जाता है। तौरण अधिगम उपागम कौन से बालकों के लिए उपयोगी है शिक्षा में, तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली बालक। इसके अलावा नंबर 4 इनकी शिक्षा के लिए व्यक्तिगत अध्ययन या विशिष्ट कक्षाएं, इनके लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। और विशिष्ट कक्षाओं का जो आयोजन होता है वो दो प्रकार के बालकों के लिए होता है, या तो बालक प्रतिभाशाली है तब, या बालक मंद बुद्धि का है तब। एक तो प्रतिभाशाली के लिए भी होता है और एक मंद बुद्धि के बालकों के लिए भी होता है। प्रतिभाशाली या बालक मंद बुद्धि का है, दोनों के लिए विशिष्ट या पृथक कक्षाओं का आयोजन भी होता है, पृथक विद्यालय भी होता है। देखिएगा इसके अलावा विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, विशिष्ट कार्यक्रमों का या विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, इनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता है, विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो इनके लिए आयोजित होने चाहिए, ताकि ये अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। इसके अलावा नंबर 5 देखिएगा, व्यक्तिगत ध्यान देना, इनके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है, व्यक्तिगत ध्यान, ताकि ये अपने कार्यों में, शिक्षण कार्यों में और अधिक सुधार कर सके। नंबर 7 प्रोत्साहन अभिप्रेरणा, क्योंकि इनके पास बुद्धि तो होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पढ़ाई करके ये कितने हद तक या कितने भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए समय समय पर इनको क्या मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। समय समय पर इनको किसकी आवश्यकता होती है, याद रख लेना, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विशेष अध्ययन, इन बालकों के लिए विशेष अध्ययन की व्यवस्था, विशेष अध्ययन की व्यवस्था, विशेष अध्ययन की व्यवस्था, इसका अर्थ यह होता है कि इनके लिए लाइब्रेरी हो, विशेष अध्ययन की व्यवस्था, इनके लिए कोई और अच्छी बुक हो, इनके लिए साप्ताहिक कोई पत्र हो, समाचार पत्र हो, इनके लिए इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा में क्रमोन्नत का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए किसी कक्षा का कोई प्रतिभाशाली बालक है, कक्षा 3rd में पढ़ रहा है, विद्यालय का जो सेशन है वो आरंभ होता है मान लीजिए 1 जुलाई से, तो दिसंबर तक आपको लगता है कि उस बच्चे ने दिसंबर तक ही, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कक्षा 3 की जो भी विषय वस्तु है वो सारी उसको कंठस्थ हो गई है, तो दिसंबर से ही उसको 4th में एडमिशन दे दिया जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है वापस दिसंबर से लेकर वापस जब तक जुलाई आती है तब तक वो कक्षा 4th की भी कंठस्थ कर लेता है, तो एक ही साल में उसने 2 कक्षाओं का अध्ययन कर लिया, इसे भी क्रमोन्नत भी कहा जाता है। अगली बात समझ में, ये जो प्रतिभाशाली बालक है दोस्तों, इन प्रतिभाशाली बालकों की ये इनके लिए ये शिक्षा की व्यवस्था है। अब देखिएगा, अब जो पॉइंट है वो ये है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है? किसी भी बालक की पहचान करनी हो तो विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, जैसे नंबर 1 बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बता सकते हैं, बुद्धि परीक्षण आयोजित करके इसकी IQ क्या है, बुद्धि परीक्षण
नंबर एक क्या है? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता लगा लिया जाता है। या फिर कई बार शिक्षक जब पढ़ाता है, मान लीजिए मैं 30 विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं और जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से विद्यार्थी की किस प्रकार की अनुक्रिया आ रही है, कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार से उसको समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अवलोकन। शिक्षक द्वारा अवलोकन। शिक्षक द्वारा अवलोकन। देखिएगा, उपागम का जो अर्थ होता है तौरण उपागम। तौरण उपागम का अर्थ होता है प्रणाली। कुछ ऐसी प्रणालियों के द्वारा पढ़ाना, जल्दी जल्दी पढ़ाना, उसे तौरण उपागम कहते हैं। क्योंकि मंद बुद्धि के बालकों के साथ में जो प्रतिभाशाली बालक बैठे हुए होते हैं, तब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको तौरण उपागम चाहिए, जल्दी जल्दी उनको पढ़ना होता है, तो उसे तौरण उपागम कहते हैं। आगे बात समझ में। अमूर्त चिंतन क्या होता है? तो अमूर्त चिंतन, देखिएगा, अमूर्त एक तो जो हमें दिखाई देता है उसके प्रति चिंतन करना, तो उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन ऐसा है जिसके लिए, एक ऐसा चिंतन जिसके लिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता होती हो, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, स्पष्ट रूप से हम उसके बारे में जब आगे की सोचते हैं तो उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। आगे बात समझ में। देखिएगा, नंबर 3, विद्यालय अभिलेखों के द्वारा। विद्यालय अभिलेखों के द्वारा। विद्यालय अभिलेखों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विद्यालय जो अभिलेख होते हैं, जैसे अटेंडेंस से पता कर सकते हैं कौन सा विद्यार्थी ऐसा जो रोजाना आता है, समय पर आता है, ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसके टेस्ट में उच्च नंबर है, ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसके अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। तो ऐसे जो बालक होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है, प्रत्येक रिपोर्ट विद्यालय अभिलेखों में होती है। तो इसके द्वारा भी इन बालकों की हम क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा पहचान का तरीका नंबर 4, विभिन्न प्रकार के परीक्षण। देखिएगा, बुद्धि परीक्षण के अलावा भी विभिन्न प्रकार के और परीक्षण होते हैं, जैसे सृजनात्मक परीक्षण। कौन सा बालक सृजनात्मक है? क्योंकि जो सृजनात्मक होता है वो प्रतिभाशाली 100% होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत परीक्षण, कई बार हम व्यक्तिगत रूप में विद्यार्थी का टेस्ट ले लेते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण। इनके द्वारा हम प्रतिभाशाली बालकों की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, ये जो आज हमने पढ़ा वो प्रतिभाशाली बालकों के बारे में अध्ययन किया। आप भी इसको एक बार वापस देखिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। कल हम क्लास में अन्य और अधिक जो भी बालक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिनके क्लास स्टार्ट नहीं हुई, एक बार आप रिफ्रेश कीजिएगा, उसके बाद में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।